चैप्टर नंबर 9 फिर से, बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है ऑपरेशन, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, ये डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो यहाँ पे इंश्योर करता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। सही है। यहाँ पे बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात हो रही है कि ये वाला जो बिजनेस होगा वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा। कुछ बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एक हाथ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दूसरे हाथ से सेल कर देते हैं प्रॉफिट में। और कुछ बिजनेसेस होते हैं वो गुड्स में डील ही नहीं करते, वो सर्विसेज में डील कर रहे होते हैं, जैसे कि टीचर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर लॉयर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोकस ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करे इनटू फिनिश गुड्स, उसका जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को किस तरीके से लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, ख्याल करता है, उसका सरबराह है, और इंश्योर करेगा कि हर डिपार्टमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करे। आगे बढ़ते हैं। एट अ ग्लांस में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड where raw material are processed into finished goods using tools, machinery and capital। ये लिखा हुआ है using factors of production, using factors of production। it may be a labor or capital intensive or combination of both। सही है। अगर लेट सपोज ये कहना ना इट मे बी लेबर और मे बी कैपिटल और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर लेबर इंटेंसिव है तो सिर्फ लेबर होगा, कैपिटल इंटेंसिव है तो सिर्फ मशीन होंगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होगा। तो आई बिलीव कि आपके पास मेजॉरिटी, अगर मेरे पास कोई परसेंटेज होती तो मैं कह सकता शायद 96-97% कॉम्बिनेशन ही होता है। बहुत रेयर चांसेस है कि 100% लेबर बेस्ड हो या 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत तो लेबर होगा ही, मशीन को स्टार्ट करने के लिए तो लेबर चाहिए, उसको लुक आफ्टर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास ज्यादातर कॉम्बिनेशन ही होता है। की ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज टू एफिशिएंटली प्रोड्यूस, पहले क्या हाईलाइट करेंगे, एफिशिएंटली प्रोड्यूस। यहाँ पे आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप टाइमली प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉस्ट सेव कर रहे हो और एफर्ट्स सेव कर रहे हो, साथ ही साथ डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही बल्कि इफेक्टिवनेस की बात भी हो रही है। क्यों? क्वालिटी प्रोडक्ट। सही है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका आउटकम एनहांस्ड है एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। अगेन यहाँ पे बात हो रही है एफिशिएंसी की। तुम कॉम्पिटिटिव प्राइस कैसे मेंटेन करोगे? जब तुम्हारी कॉस्ट रिड्यूस्ड होगी, कॉस्ट रिड्यूस्ड होगी तभी तो तुम मार्केट प्राइस के साथ compete कर सकते हो। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैन्युफैक्चरर नीड्स टू मैनेज एंड कंट्रोल, दो चीजें यहाँ पे, मैनेज भी करना है और कंट्रोल भी करना है। इफ यू कीप ऑन मैनेजिंग थिंग्स और उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हारे पास एंड रिजल्ट खराब आएगा। इफ यू कीप ऑन कंट्रोलिंग थिंग्स और मैनेज नहीं कर रहे हो तो कोई चीज प्रोड्यूस होगी ही नहीं। अक्सर लोग इतनी रोक टोक लगा रहे होते हैं तो वो कहेगा भाई काम कब करूंगा, तुम्हारी रोक टोक खत्म नहीं हो रही है। और एक बंदा सिर्फ काम करे जा रहा है, रोक टोक नहीं लग रही है, तो आपका काम तो हो जाएगा लेकिन उसका आउटकम कैसा आएगा आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आपने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है ऑपरेशंस को, और ऑप्टिमली इंटीग्रेट करना है अदर की फंक्शंस के साथ। मेरे ख्याल से अब इट गोज विदाउट सेइंग, ये बगैर कहे कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि तमाम बिजनेस फंक्शंस आपस में कनेक्टेड है। फाइनेंस में भी पढ़ा था, मार्केटिंग में भी पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ लिया। क्या कह रहा है कि ऑपरेशंस जो है वो इंटीग्रेट करेगा तमाम की फंक्शंस के साथ, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बंदे को अगर लेट सपोज मार्केटिंग करनी है तो उसको फाइनेंस चाहिए, अगर किसी को बंदा हायर करना है तो उसको फाइनेंस चाहिए, अगर कोई चीज प्रोक्योर करनी है तो फाइनेंस चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के हेड हो, सही है, तो अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो व्हाट टू प्रोड्यूस किससे जाके पूछोगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। सही है। आपको ये मालूम करना है हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप जाओगे सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट से पूछोगे कि भाई पिछले 10 साल की मुझे प्रोडक्शन बताओ और उसमें मुझे चेंजेस बताओ कि कितना परसेंट चेंजेस आ रही होती है। उसने बोला हर साल के हिसाब से ऑन एवरेज 20% सेल्स इंक्रीज हो रही है। तो बोलेगा कि लास्ट टाइम मैंने 100 यूनिट बनाए थे, इस बार 120 यूनिट बनाऊंगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उस प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सही है। उस डिपार्टमेंट पे लेबर चाहिए तो लेबर को कौन हायर करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सही है।
जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस टेक्निक से प्रोड्यूस कर रहे हो, वो लीगल एथिकल है भी या नहीं, तो लीगल डिपार्टमेंट के पास जाओगे। तो यहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट भी तमाम की फंक्शन के साथ कनेक्टेड है। कुछ चीजें ऐसी जो मैंने टाइम एंड अगेन बताई है, रिडंडेंसी के साथ, रिपीटेशन के साथ, ताकि तुम लोगों के माइंड में वो इनग्रेव हो जाए। देन दिस चैप्टर विल फोकस ऑन की एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सच एज। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब ये बुक लिखी गई थी ना, जैसे जैसे बुक लिखी गई ना, तो वैसे वैसे जो राइटर है ना, उसका दिमाग काफी सॉर्टेड हो गया। अब तुमने देखा होगा कि एट अ ग्लांस जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 सही है, और 5 इवन 6 में, उसमें क्या था कि जो चैप्टर में पढ़ाया जाने वाला था ना, वो बुलेट पॉइंट्स में नीचे लिखा हुआ था। शुरू के चैप्टर्स में ऐसा नहीं था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, कि हम जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उसमें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है वो पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आप करते हो पहले प्रोडक्शन को प्लान, फिर आप उसको करते हो कंट्रोल। सही है, यू प्लान समथिंग एंड यू डिड नॉट कंट्रोल इट, तो आपके पास एंड में प्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है, पता नहीं चलेगा। सही है, तो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें प्लानिंग में क्या आएगा, लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या होगी प्रोडक्शन के लिए। सही है, डिजाइन, सर डिजाइन क्या होता है, लेआउट। डिजाइन क्या होता है, लेआउट। लेआउट क्या होती है, अरेंजमेंट। लेआउट क्या होती है, सेटिंग। लेआउट क्या होती है कि आपकी चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सही है, एक क्लास करने का लेआउट ये हो सकता है कि स्टूडेंट सामने बैठे हुए, टीचर यहाँ बैठ के पढ़ा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस स्टाइल भी तो क्लासरूम होती है, जिसमें क्या होता है, राउंड टेबल लगी हुई होती है, ऑडियंस भी राउंड करके बैठी होती है, और टीचर यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहा होता है। सही है, तो एक लेआउट है कॉन्फ्रेंस स्टाइल, और एक स्टाइल है, एक जो लेआउट है वो आपके पास है क्लासरूम स्टाइल। तो अलग अलग लेआउट से बच्चे बैठ सकते हैं ना पढ़ने के लिए। तो ये आपके पास जो फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है, उसका लेआउट नहीं होगा सर, हो सकता है। सही है, यहाँ पे आपने प्लान करना है रिसोर्सेस को। कौन कौन से रिसोर्सेस को, रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड्स को। जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी वेयर हाउसिंग कैसे करनी है। सही है, और जब प्रोडक्शन हो गई तो सप्लाई को एज सुन एज पॉसिबल कस्टमर तक कैसे निकालना है। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सी चैप्टर है ये, चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो बात हुई थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, यहाँ पे आई है। मैंने तुम लोगों को डिस्क्लेमर दिया था चैप्टर नंबर 3 में, कि जब चैप्टर नंबर 3 की कुछ चीजें मैंने पॉज करवाई थी, और मैंने कहा था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ाऊंगा तो वो चैप्टर नंबर 3 की चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो वो वहां जाके पढ़ेंगे। की डिपार्टमेंट्स, चैप्टर नंबर 3, डिपार्टमेंटलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये जो ना बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये जस्ट एक ऐसे है कि आई क्या आपका दिल किया कि मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे बेनिफिट्स लिखूं, तो उन्होंने पूरा एक उस पे ऐसे लिख दिया है, तो वो हम ऐसे वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये जो पैराग्राफ्स है ना, मुझे लगता है कि एमसीक्यूज के लिए इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट मौजूद है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट प्रोड्यूसेस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करती हो या सर्विसेज, वो फोकस करेगी फर्निशिंग कस्टमर्स विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई कहता है एमसीक्यू में कि जो बिजनेसेस होती है ना, वो क्या कर रही होती हैं, वो प्राइस रिड्यूस करने के लिए स्ट्राइव करती हैं, तो इट्स फॉल्स। वो कहेगी कि वो जो है ना चाहेगी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएं। सही है, इट्स फॉल्स। यहाँ पे बिजनेस चाह रहे होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहैंस हो जाए। सही है, सर क्यों क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले क्वालिटी फिर क्वांटिटी फिर जाके प्राइस। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करे, सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, वो कस्टमर को फर्निश करेगी विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ताकि कस्टमर अप्रिशिएट करे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेकर आए। फिर उन ज्यादा कस्टमर्स को डील करने के लिए आप अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर लोगे। अब एक और जो अगली लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ये 3 चीजें क्या करती हैं, ये सीरियस कर देती है, ये जो है रेडी कर देती है, ये कंसर्न कर देती है किसको, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। फोर्स कंपनीज टू टेक ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीरियसली। ये कहेगी कि आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को
सीरियसली लेना है। मुझे एक बात बताओ, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आ रही होती तो आज से 300 साल पहले बिजनेस जैसे प्रोड्यूस कर रहा था वैसे ही प्रोड्यूस करता, कोई इनोवेशन आती नहीं। सही है। या अगर कंपटीशन नहीं होता, एक ही बिजनेस होता जैसे के इलेक्ट्रिक, आप बोलोगे सर मूड खराब कर देते क्लास में ना। सही है। के इलेक्ट्रिक, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसको कोई टेंशन भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई पुराने वाले तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। सही है। तो ऑनगोइंग कंपटीशन होगा तो बंदा क्या करेगा, इनोवेशन की तरफ जाएगा, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली लेगा। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, और अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन ही ना हो, कंज्यूमर बोले कि जैसा चल रहा है चलते रहो, वही पुरानी चीजें पकड़ाते रहो, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, तो जो वो पहले कंज्यूम कर रहा था बाद में उसकी यूटिलिटी जब फुलफिल हो जाएगी तो उसको कुछ इनोवेटिव चाहिए होगा, कुछ नया चाहिए होगा। तो फॉर दैट ये अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली ले रहे होते हैं और ये इंटीग्रेट करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बाकी बिजनेस फंक्शन से। सेल्स मैंने बता दी, एग्जांपल दी थी। सही है। मार्केटिंग मैंने एग्जांपल दे दी। फाइनेंस मैंने एग्जांपल दे दी। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे इंटीग्रेट कर सकता है? देखो अकाउंटिंग कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, तुम लोगों ने आईएएस 2 पढ़ा। सही है। आप इन्वेंट्री को कैसे रखते हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सही है। अगर कॉस्ट लो है तो आप वहां पे मेंटेन करोगे और एनआरवी पे, तो ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट बताएगा अकाउंटिंग वालों को कि भाई जो कॉस्ट है वो कम आ रही है तो आप कॉस्ट पे मेंटेन करो। या इन्वेंट्री काउंटिंग, जबकि इन्वेंट्री आती और जाती है, अगर वो परपेचुअल है या पीरियोडिक है, सही है, या वो लीफो पीफो या फिर एवरेज मेथड है, सही है, तो इसके हिसाब से जो आपका आईएस 2 चल रहा है, ये कौन सा है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। सही है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पता चलता है डायरेक्ट लेबर क्या है, या डायरेक्ट आपके पास मटेरियल क्या है, या ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, ये आपको फैक्ट्री से पता चलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अकाउंटिंग, ये जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होती है, तो जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, तो प्लांट कहाँ पे मौजूद होगा, फैक्ट्री में। इक्विपमेंट कहाँ मौजूद होगी, फैक्ट्री में। और प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा आपको फैक्ट्री के अंदर भी मिल जाएगा, तो उसकी डेप्रिसिएशन, उसका यूज वगैरह सारी चीजें। फिर आपके पास कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कुछ आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ये अगर आपके पास लेट सपोज कोई प्लांट है, अब लेट सपोज आपने उस पर ऐसा खर्चा कराया कि पहले वो एक दिन में 100 यूनिट बनाती थी, अब 200 यूनिट बना रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, उसका यूजेज इंक्रीज कर दिया और उसका साइज इंक्रीज कर दिया, तो उसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये भी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ इसको तो कोऑर्डिनेट करना ही है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि चीजों को सस्ते में सस्ता प्रोड्यूस करूं और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट महंगे से महंगी चीजें लेकर आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैंने बता दिया, लीगल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एग्जांपल में कवर कर चुका हूं। देन बात समझ आ गई है। हाउएवर द की ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा था कि हर बिजनेस फंक्शन अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर रहा होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे करता है? ना ना ना, उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव? हाँ हाँ, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। और कैसे करता था, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से। उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या था ऑब्जेक्टिव? अभी पिछला चैप्टर पढ़ा है, हिंट दे दो तुम लोग बता दोगे। करंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ, नहीं, रिड्यूसिंग द गैप, जो आपने कंसिडर करना है। सही है, खैर सही है। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने टाइम और सॉरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करो, एक्यूरेसी बढ़ जाए और टाइम रिड्यूस हो जाए, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, एफर्ट्स रिड्यूस हो जाए। और इसके अलावा जो आपके पास एथिक्स का जो चैप्टर था, उसका पर्पस क्या था कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करो इन एन एथिकल मैनर या वे। ठीक है। तो ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो प्लीज रीड करते हुए जरा सही से रीड क्या करें। की ऑब्जेक्टिव रिमेन्स द सेम। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, मैंने 3 चीजें बताई थी, क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो क्वालिटी आ गई एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस आ गई इन अ टाइमली मैनर, तो आपके पास क्या आ गई, ये एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी आ गई
इफेक्टिवनेस आ गई और आपके पास आ गया कंपेटिटिव प्राइस, तीनों चीजें आ गई ऊपर, अभी मार्क करवा कर आया हूं, सही है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपटीशन ऑल्सो फोर्सेज मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स कर रहा होता है, क्या करे, इनोवेट करे और इम्प्रूव करे, सही है। वो इनोवेट और इम्प्रूव क्यों करेगा, और सर कैसे करेगा, वो करेगा सुपीरियर ऑटोमेशन से, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को इनहांस करेगा, सही है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स को बेहतर करेगा और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका सप्लाई चेन है, यानी कि जो जो सप्लायर आपको सेल करता है और आप उसको प्रोड्यूस करके अपने कस्टमर को सेल करते हो, उसका टाइम रिड्यूस से रिड्यूसर होता चले जाए, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, आज से तुम में से कितने लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है, तुम लोगों ने कॉमर्स पढ़ी, उसमें आता था ना वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें नहीं होता था प्रोड्यूसर, फिर उसमें होता था होलसेलर, फिर एजेंट, फिर पता नहीं रिटेलर, पता नहीं कितने 500 लोग बीच में होते थे, ठीक है। तो वो क्या था, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन थी। अब क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज परचेज करनी है, मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाता हूँ, 2 दिन बाद वो मुझे चीज मिल जाती है, वो ज्यादा बेहतर नहीं है, ज्यादा बेहतर है, बीच में कोई मीडिएटर वगैरह नहीं होता। तो सप्लाई चेन तो बिल्कुल ही प्रोड्यूसर और कस्टमर होकर रह गई है, एफिशिएंसी, सही है। इनहैंस्ड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स, सही है। तुम लोग जब भी कोई होम अप्लायंस परचेज करते होगे, उसके ऊपर लिखा होगा ISO 7000, ISO 9000, सही है। तो ये क्या होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, हर ISO का कोई ना कोई मकसद होता है कि अगर लेट्स सपोज ये ISO लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्वालिटी पे काम हो रहा होता है। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, उस फैक्ट्री में जाओगे, तो आपको वो काम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लेकर आए तो वो कर भी रहा होगा, हाँ। SOPs होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, तुमको फॉलो किया जा रहा होता है, ठीक है। समझ आ गया पूरा पैराग्राफ, इसमें किसी को मसला। टू compete with other organizations, a company must convert resources into goods and services as efficiently as possible। तो ये resources कौन हुए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपने मार्केट में कॉम्पीट करना है तो आपने अपने रिसोर्सेज को, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है एज सून एज पॉसिबल, एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो ये काम करना जिसका है उसे हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यहां से लेके यहां तक इंपॉर्टेंट है, अब सारी चीजें रिपीट होंगी, अगर यकीन नहीं आता तो पढ़ लो, सही है। देखो जहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आल्सो वर्क क्लोजली विद अदर मेजर डिविजन्स ऑफ द फर्म सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऊपर पढ़ कर आए थे, सही है। चीजें रिपीट हुए जा रही है, तो यहां तक तुमने पढ़ लिया, दैट्स इनफ फॉर यू। आगे बढ़ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में किसी को भी मसला समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कुछ सवाल आ रहे हैं, देख लेते हैं, सही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, अभी ऑब्जेक्टिव ऊपर पढ़कर आए, सही है, इन्होंने बुलेट पॉइंट में दे दिए हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह याद रहेंगे, सही है। टू फोकस ऑन क्वालिटी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट चाहता है कि हम क्वालिटी पे फोकस करें। दूसरा, वो चाहता है कि हम कॉस्ट मिनिमाइज करें, कौन सी, लेबर और मटेरियल की। इन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एलिमिनेट कर सकते हैं वो तमाम कॉस्ट जो कि फाइनल प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता। मुझे अभी भी याद आता है कि बचपन में पैकेजिंग पे, जब हम कोई भी चीज परचेज करते थे, पैकेजिंग पे बहुत काम हुआ करता था। अगर लेट सपोज हम लोगों ने अगर कोई फूड आइटम भी परचेज करना है, तो क्या होता था, पहले उस पे गत्ते वाला डब्बा होता था, सही है, वो आप खोलते थे तो अंदर जो है ना एक बिस्किट में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उसके अंदर जो है ना आपके पास वो जो पन्नी वाला जो होता था, एल्यूमिनियम वाला जो आपके पास होता था, हाँ, उसके अंदर रखे होते थे। तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ये वाला जो ना मेरे ख्याल से वहां से आया है, सही है। अब जो है ना डब्बे में कुछ नहीं होता, डब्बे के अंदर सीधा प्रोडक्ट होता है, डब्बा भी नहीं होता बल्कि थैली होती है, वो भी बिल्कुल सस्ती वाली। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो इतने सारे डब्बे लगा रहे हो, इससे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो आप क्या करो, ये डब्बे कम कर दो ताकि कॉस्ट कम हो, ताकि कस्टमर को हम उसी पैसे में बेचे। वो थोड़ी कम करेंगे हमारे लिए, वो तो अपनी कॉस्ट कम करेंगे ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए वो तमाम कॉस्ट जो कि फाइनल प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तुमने लेट्स सपोज अगर एक पन्नी में अगर तुमने प्रोडक्ट पैक कर दिया, तो उसके दूसरी पन्नी में पैक करोगे तो अंदर थोड़ी उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़नी है।
एक और डब्बे में डाल दो, क्वालिटी तो नहीं बढ़ रही, तो डब्बे की कॉस्ट बढ़ रही है और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पहले तुम सोचो कि जो आपके पास कीबोर्ड माउस या फिर जो यूएसबी वगैरह जो ना वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर आती थी कोटेड, अब क्या तो ढेले में दे देते साले। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो एलिमिनेट होती हुई चली जा रही है, क्योंकि वहां पे वही वो उनकी टारगेट ऑडियंस अलग है ना, उनकी टारगेट ऑडियंस अलग है। लेकिन तुम सोचो तो पहले पहले वो कितनी अच्छी पैक्ड होती होंगी, उनकी भी पैकेजिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है। अगर हमारी पैकेजिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है तो उनके जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ये तो पैकेजिंग एग्जांपल थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती है जो कि वैल्यू एड नहीं कर रही होती, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। सही है। ओके, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि पहले ना कंज्यूमर अप्रोच अलग हुआ करती थी। सही है। वो जो ना चीजों की खूबसूरती के पैसे दिया करता था। अगर मोबाइल फोन वगैरह होते थे, उन अलग अलग डिजाइन के अलग अलग जो है ना टेक्सचर्ड के मोबाइल हुआ करते थे। अब जो है ना लोग कहते हैं कि हम सिर्फ फीचर्स के पैसे देते हैं। अब कंज्यूमर अप्रोच अलग हो गई है। हर मोबाइल ऐसे सादा दिख रहा होता है, सादा खुशबू। सही है। पहले वाले जो मोबाइल होते थे वो बहुत ही कलरफुल हुआ करते थे, डिफरेंट किस्म के हुआ करते थे, मोटे पतले आड़े टेढ़े मोबाइल हुआ करते थे। अब हाँ हाँ, तो अब जो है ना मोबाइल एक जैसे होके रह गए, क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो वो जो एडिशनल कॉस्ट लगा करती थी, जो वैल्यू ऐड नहीं करती थी, तो उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। सही है। अब सवाल ये है कि जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर रहा होता हूँ, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो गोल्स को अचीव कर रहा होता हूँ, ये तीन: क्वालिटी पे फोकस करना, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना, और एलिमिनेट कर देना वो कॉस्ट को जो कि वैल्यू नहीं दे रही होती है, वैल्यू ऐड नहीं करती फिनिश प्रोडक्ट पे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये नीचे जो बुलेट पॉइंट्स बने ना, ये यूज करके। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट क्या होता है? ना 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 ना, वो तो अलग चीज है। प्रोक्योरमेंट क्या होती है? प्रोडक्शन मटेरियल क्या? हाँ, प्रोक्योरमेंट बराबर में नाम लिखा हुआ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज। अम्मा मैं दही प्रोक्योर करने जा रहा हूँ, बोलेगी क्या? परचेज करने जा रहा हूँ, बाय करने जा रहा हूँ। तो टू प्रोक्योर इज वर्ब, प्रोक्योरमेंट इज नाउन। सही है कि यार मेरा परचेजिंग का काम है। सही है। तो ये क्या है? नाउन है। परचेजिंग नाउन है और परचेज वर्ब है। सही है। तो प्रोक्योरमेंट नाउन है, प्रोक्योर वर्ब है। सही है। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है कि कुछ परचेज करना ना, कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू प्रोक्योर सम आइटम्स, तो बोलिए क्या? बोलिए ओ सॉरी, आप लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी लो लेवल की है, तो मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो लोग कौन सी बातें जो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हो? नहीं करो क्रिकेट की बात, कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। अच्छा, एक मिनट, हाँ बोलो। चलो बस, अब सब यहाँ बात कर लें। चलो सब यहाँ फोकस करेंगे। क्या हुआ? कर दूं? अच्छा यार, रिकॉर्डिंग में सब चीजें आ रही होती है, पंखे बंद करो, एसी बंद करो, क्या स्विंग ऊपर कर रहा हूँ, अगर हो जाते तो। ये इसका रिमोट ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। ये तो और ठंडा हो गया सब कुछ। चलो थोड़ी देर बाद खोल दूंगा एसी। चलो ठीक है। ये अजीब और इससे आवाज आएगी रिकॉर्डिंग में, क्या हो रहा है ये? अच्छा खैर चलो, फोकस करें। अब सही है। ओके, प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग। सही है। जब ऑपरेशंस मैनेजमेंट अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जा रहा है, ये वाले, तो उसमें सबसे पहला रोल किसका होगा? वो होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का। सही है। छोड़ो, आप इग्नोर करो, फिल्टर आउट करो, फेड करो। सही है।
तो जो प्रोक्योरमेंट और परचेज, ये तुम लोग हंसते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सही है, अच्छा सही है, फोकस भूल जाओ भाई, भूल गए, ठीक है। प्रोक्योरमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, ये जो आपके पास डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी परचेज करे। तो इस चीज को कौन लुक आफ्टर करेगा? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देखो अगर इसने महंगा परचेज कर लिया तो आपका पर्पस स्केल हो जाएगा, जो ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे वो अचीव नहीं होंगे। अगर इसने जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लिया तो पेरिश होने के चांसेस भी होते हैं, तब भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। अगर इसने कम क्वांटिटी में परचेज कर लिया तो कम क्वांटिटी में परचेज करने का मतलब ये है कि आपने ज्यादा प्राइस पे की होगी। सही है। फिर इसके बाद क्वालिटी, एक तो ये होता है कि आपने हल्की क्वालिटी का परचेज कर लिया तो ओवरऑल प्रोडक्शन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अगर आपने अपनी जरूरत से ज्यादा क्वालिटी का सामान परचेज कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। परचेज करेंगे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन दिमाग किसका होगा? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। देन बात समझ आ गई है। प्रोडक्शन प्लानिंग, आप प्रोडक्शन को करने से पहले, प्रोडक्शन करने से पहले आप उसको क्या करते हो? प्लान करते हो। सही है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास चीजें लिखी हुई, जैसे कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा। बाय द वे देयर आर 3, एक होता है मास प्रोडक्शन, एक होता है मास कस्टमाइजेशन, एक होता है कस्टमाइजेशन। जब ये टाइप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन यानी लोकेशन सिलेक्ट करते हुए आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट नजदीक हो, यानी कि लेबर नजदीक हो, रॉ मटेरियल नजदीक हो और कैपिटल गुड्स नजदीक हो। सही है। दूसरा, आपके पास जो फिनिश गुड्स की मार्केट है वो नजदीक हो। भाई आपने कुछ प्रोड्यूस किया है तो आप चाहोगे ना कि मार्केट में जल्द से जल्द वो पहुंच जाए। सही है। फिर तीसरा, वहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड बने हुए हो। सही है। वहां पे पेट्रोल पंप हो, डिस्पेंसरीज हो। इसके अलावा वहां पे आपके पास जो है जनरल स्टोर हो, खाने पीने की जगहें हो, ताकि आपका लेबर वगैरह वहां पे इजीली काम कर सके। इसके अलावा आपके पास वहां पे बैंक हो और 2-3 और फैसिलिटीज हो, ताकि आपको ट्रांजेक्शन वगैरह में मसला नहीं हो। सही है। तो ये सारी चीज आपके नजदीक होंगी तो क्या करोगे कि आप उस साइट को सिलेक्ट कर लोगे। फैसिलिटी लेआउट, अभी मैंने लेआउट की बात की कि आप अपनी मशीन्स को, अपने प्लांट वगैरह को, प्रोडक्शन जो आपके पास सारे टूल्स होते हैं उनको किस तरीके से अरेंज करते हो, ये आ जाएगा फैसिलिटी लेआउट में। और रिसोर्स प्लानिंग, अपने रिसोर्स को भी आप प्लान कर रहे होते हो। हाउ डू यू प्लान योर रिसोर्सेस? बाय फाइंडिंग आउट कि आपने कितना प्रोड्यूस करना है। सिंपल सी बात है, एक बर्गर वाले को पता है कि दिन में उसके 100 बर्गर बिकने हैं, तो वो कितने बन लेकर आएगा? 100, उससे 10 कम या उससे 10 ज्यादा। ऐसा ही है कि अगर लेट सपोज 10 बच गए तो एक दिन में खराब नहीं हो जाते, वो अगले दिन डिप्लॉय कर लूंगा। लेकिन अगर मैं 200 ले आया तो फिर बाकी के 100 खराब हो जाएंगे, चाहे मुझे उस 200 बन लाने में शायद मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल गया हो, लेकिन वो डिस्काउंट मेरे काम का नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? रिसोर्सेज को प्लान करना है आउटपुट को माइंड में रखते हुए। देन जब आप प्लानिंग कर लोगे, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप उस प्लानिंग को कंट्रोल करोगे। आप उस प्लानिंग को क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। तो सर प्रोडक्शन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक कोर्स होता है, इसका नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये पूरा कोर्स है बीबीए का, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसमें बताया जाता है कि आप अपनी जो प्रोडक्शन चल रही है उसको कैसे कंट्रोल करते हो। तो आपके पास कुछ शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं कि मैं पहले शेड्यूल सेट करूंगा कि लेट सपोज मुझे प्रोडक्शन करनी है लेट से 300 डेज में। अब 300 डेज के अंदर प्रोडक्शन हो गई तो इसका मतलब है मैं हूं अहेड ऑफ शेड्यूल। अगर 300 दिन के अंदर हुई तो आई एम ऑन शेड्यूल, और अगर लेट सपोज 300 डेज के बाद होती है तो आई एम बिहाइंड द शेड्यूल। तो अगर आप बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी प्लानिंग सही नहीं थी या आपका कंट्रोल सही नहीं था। सही है। तो शेड्यूलिंग कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि पहले आपके पास है गैंट चार्ट। सही है। ये आपके पास एक टूल होता है कि जिसके थ्रू आपके पास जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं ना, आप उनकी टाइमलाइन बना लेते हो। लेट सपोज मैंने कहा कि मेरे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, इसमें 4 एक्टिविटीज है। एक एक्टिविटी है कि जिसमें मुझे क्या करना है? लेबर को ट्रेन करना है। एक एक्टिविटी है उसमें मुझे क्या करना है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। एक एक जो स्टेज है उसमें मुझे क्या करना है? एक्चुअल प्रोडक्शन करनी है। एक में मुझे क्या करना है? फीडबैक लेना है। एक में मुझे क्या करना है? पैकेजिंग करना है। ये 4-5। लेट सपोज मैंने देखा कि शुरू के 100 दिन जो है वो लग रहे हैं लेबर को ट्रेन करने में, और शुरू के जो 50 दिन है साइड बाय साइड एक्टिविटीज चल रही है ना,
50 दिन मुझे लग रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही है, प्रोडक्शन में शुरू कर दूंगा लेट सपोज 40 डेज के बाद, तो 40 डेज से लेके 80 डेज तक प्रोडक्शन होगी। सही है, फिर 70 डेज से डे 70 से लेके 100 तक क्या होगी, आपका फीडबैक होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आखिरी के 10 दिन में आपकी जो है पैकेजिंग हो जाएगी। तो टोटल कितने दिन बने, 110 दिन। 110 दिन के अंदर कोई चीजें शुरू के 10 दिन में खत्म हो रही है, कोई शुरू के 50 दिन में खत्म हो रही है, कोई शुरू के 90 दिन में खत्म हो रही है। इस तरीके से करते करते आपके पास पूरा चार्ट बन जाएगा। इसकी मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो कर दूंगा। डन। इसके बाद दूसरा आपके पास आ रहा है CPM, क्रिटिकल पैथ मेथड। क्रिटिकल का मतलब होता है लास्ट, इसके बाद क्या होगा कि मामला बिगड़ जाएगा। सही है, आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्शन की 3-4 टाइमलाइन बनाते हो, टाइमलाइन ए, टाइमलाइन बी, टाइमलाइन सी, टाइमलाइन डी। लेट्स सपोज आपने कहा कि अगर इस तरीके से मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे 90 डेज लगेंगे, इस तरीके से प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे 100 डेज लगेंगे, अगर इन दोनों प्रोडक्शन को यूज करते हुए मर्ज करके चलूंगा तो मुझे लगेंगे 110 दिन। तो लेट्स सपोज मैं एक और प्रोडक्शन मेथड ले आऊं और बाकी 3 में जोड़ दूं तो मुझे लगेंगे 120 दिन। तो आपका CPM पता है क्या होगा, 120 दिन। आप पहले कोशिश करोगे 90 डेज में कंप्लीट करने की ए मेथड के थ्रू। अगर कोई मसला होता है तो आप शिफ्ट कर जाओगे इनटू बी, 100 डेज। अगर उसमें भी नहीं होता तो शिफ्ट कर जाओगे इनटू सी, यानी कि 110, और नहीं तो डी। और उसके बाद भी नहीं हो, उसका मतलब क्या है कि आपकी प्लानिंग और कंट्रोल में मसला था, CPM। सही है। फिर उसके बाद आ रहा है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। सही है सर, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास कैलकुलेशंस होती हैं। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, सही है, वो क्या करते हैं, ये कैलकुलेशंस करते हैं कि यार ये जो टाइमलाइन मैं बना रहा हूँ CPM वाली या गैंट चार्ट वाली, ये बेसिकली किस तरीके से बन रही होती है, उसके पीछे जो मैंने डेज असाइन किए उन डेज को मैंने कैलकुलेट कैसे किया, ये कैसे होता है, PERT से होता है। देन बात समझ आ रही है। अब मैं तुम लोगों को गूगल पे इनकी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको समझे भी तो सही। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अब अगर लेट सपोज तुम इस प्रोसेस को देखते हो, अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है पूरा, इसमें आपके पास ये जनवरी 19 से शुरू हो रहा है और जुलाई 19 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर तुम देखो तो प्लानिंग जो है तुम्हारी जनवरी के आखिरी वीक से शुरू हो रही है और मार्च के सेकेंड वीक में खत्म हो रही है, ऐसा ही है। फिर साथ में रिसर्च भी चल रही है। रिसर्च कब शुरू हुई, फरवरी के फर्स्ट वीक से, और वो भी उसके साथ साथ प्लानिंग के साथ खत्म हो गई है। सही है। फिर डिजाइन कब शुरू हुआ, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल अपने एंड फेज पे था, मार्च के शुरू में शुरू हुआ और अप्रैल के मिड में कंप्लीट हो गया। इम्प्लीमेंटेशन कब से किया, अप्रैल के फर्स्ट वीक से और जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने फॉलोअप लिया जून के मिड से जुलाई के मिड तक। तो तुम ये देख रहे हो, तो उसका मतलब है तुम्हारी टोटल टाइमलाइन जनवरी से लेकर जुलाई तक की है, लेकिन उसमें जो एक्टिविटीज हैं कुछ शुरू होकर खत्म हो जाएंगी, कुछ मिड में शुरू होंगी एंड तक चलेंगी, कुछ ऐसा हो सकता है कि मिड में शुरू के मिड में खत्म हो जाए, कुछ एंड में शुरू के एंड में खत्म हो। ये समझ आया देख के, सही है। इसके बाद दूसरा था CPM ना, क्रिटिकल पैथ मेथड। ये देखो, सही है। अब यहाँ एक तो माशाल्लाह तस्वीरें इतनी छोटी आती ना इसमें, ये क्या फायदा उसको, ये रहा। ठीक है, अब ये आपके पास क्रिटिकल पैथ मेथड आ रहा है। सही है, स्टार्ट हुआ। सही है, आपने क्या किया कि एक एक्टिविटी की उसमें 1 दिन लगा, दूसरी एक्टिविटी की उसमें 2 दिन लगे और फिर फिनिश कर दिया। कितने दिन हो गए, 3 दिन। एक तरीके पर आपके पास ये था कि आपने एक एक्टिविटी की 1 दिन में काम बन जाता और फिर फिनिश हो जाता। सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर 1 दिन में काम नहीं हुआ, उसका मतलब कि आपको मजीद 2 दिन लगेंगे, फिर 1 दिन लगेगा और फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने हो गए, 4 दिन। तो एक एक्टिविटी में आपको 3 दिन लग रहे हैं, एक एक्टिविटी में आपको 1 दिन लग रहा है और एक एक्टिविटी में आपको 4 दिन लग रहे हैं। तो CPM कितना हो जाएगा, 4 डेज। समझ आया। और लास्ट मैंने आपको कहा प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। ये देखो डायग्राम कौन सी बनी हुई है सर, ये CPM वाली बनी हुई है, क्रिटिकल पैथ मेथड वाली। लेकिन इसमें तुम देख रहे हो कि फॉर्मूले लगे हुए हैं, T=3 वीक, T=4 वीक। ये क्या आपके पास इसकी कैलकुलेशन हुई हुई है। अगर तुम PERT को रीड भी करोगे ना, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग टूल यूज्ड टू calculate the amount of time it will take to realistically finish the project।
आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्चुअली, कि जो आपके पास डेज लिखे हुए ना इतने दिन, ये कैसे निकले कैलकुलेट कर। समझ आ गया? चारों चीज, तीनों चीजें यहाँ पे ये आपको बताने का मकसद ये था कि कब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ो तो कम से कम विजुलाइज कर सकोगे कि मैं किस तरीके से कंट्रोल करूंगा। आप टाइम को कंट्रोल करोगे। आप अगर लेट्स सपोज 50 डेज के प्रोजेक्ट पे खड़े हो और 25 डेज पे अगर आपको 50% काम हो चुका है तो मतलब यू आर ऑन शेड्यूल। अगर आपका 25 दिन के अंदर ज्यादा काम हो चुका है, 50% से ज्यादा काम हो गया, यू आर अहेड ऑफ शेड्यूल। और अगर आपका 25 डेज के अंदर 50% से कम काम हुआ तो यू आर बिहाइंड द शेड्यूल। सही है? तो यू ऑलवेज ट्राई कि आप अहेड ऑफ शेड्यूल रहो, ताकि बीच में कोई मसला हो तो वो आप बिहाइंड द शेड्यूल ना चले जाओ। आप सिर्फ क्या प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हो? नहीं सर, हम क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। आपने दो चीजों को कंट्रोल करना है। एक, प्रोडक्शन को। क्यों? हमने ऑब्जेक्टिव में क्या देखा था? हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है टाइमली मैनर पे। टाइमली मैनर का मतलब है मैंने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी? तो क्वालिटी के कुछ की टेक्निक्स लिखी हुई, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो कि आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इतना इनहेंस कर दो कि कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फाई हो जाए। पॉइंट सुनना, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इस तरीके से एनहांस करते हो कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। चार बातें हो रही हैं यहाँ पे। सही है? तो मैं तुम्हें TQM भी दिखा देता हूँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रीड करो। लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है, बाय इंप्रूविंग प्रोसेसेस प्रोडक्शन सर्विसेज कल्चर। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं हुआ ना, टेक्नोलॉजी का जिक्र यहाँ पे आ जाएगा शायद। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके पास सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्वालिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? TQM को तो समझ आ गया आपको। सही है? वैसे ये बाय द वे समझने के लिए चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया। TQM समझ आ गया, क्वालिटी कैसे कर। भाई जब जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो क्वालिटी उससे बढ़ जाएगी। दूसरा क्या लिखा हुआ है? सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या करता है? सिक्स सिग्मा, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे होते हो उसमें मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करता है। क्या करता है? मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस करता है। चेक कर लो। This increase in performance and decrease in process variation helps in detecting reduction। सही है? और improve in profit। तो आप क्या करते हैं? जो डिफेक्ट रिड्यूस करता है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस कर रहा होता है और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा होता है। डन? बात समझ आ गई? सिक्स सिग्मा। फिर लिखा है ISO 9000, ISO 14000। ISO 9000 क्या करता है कि आपके जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करता है। ISO 14000 जिस एनवायरमेंट में प्रोडक्शन हो रही है, कि अगर तुम्हारे किसी पैकेजिंग में लिखा होगा ना ISO 14000, तो देख के समझ जाना कि यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट, याद रहा HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट का ख्याल रखा जाता है, ताकि जब लोग उसे परचेज कर रहे हो तो उनको पता हो कि ये चीज बहुत एथिकल मैनर में बनी है। सही है? क्वालिटी समझ आ गया? सही है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मुझे बात बताओ, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होती है? उसका क्या फायदा हो सकता है? सही है। फायदा? चलो तुम कह रहे हो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली डेवलप हो, लेकिन यहाँ बात करें कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट मतलब है जो प्रोडक्शन हो रही है कंटिन्यूअस हो रही है। तुमने जो पढ़ा उसके हिसाब से बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अगर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रही है तो उसका मतलब क्या है? एक से एक के बाद दूसरी प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट जाएंगे ना तो फहीम भाई जो है ना उनका स्टेशनरी मौजूद है यहाँ पे, जो आपके पास बुक शॉप मौजूद है। तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में जब प्योर फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, जब कैफ के स्टूडेंट्स आया करते थे, PP के स्टूडेंट्स, वो तो अभी भी आ रहे हैं, कैफ के स्टूडेंट्स आया करते थे, CPAP के स्टूडेंट्स आया करते थे, PRC के तमाम बैचेस बना करते थे सारा साल। क्योंकि हमारे पास अब जो फिजिकल के बैचेस बनते 2 से 3 बनते हैं, उसके बाद फिर जो ऑफ सीजन होता है उसमें हम सिर्फ स्मार्ट क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास कम हो गए। सोचो कि फहीम भाई जो है सुबह अगर लेट सपोज 11 बजे से आके शाम को 8 तक बैठते थे, तो उसमें जब ज्यादा स्टूडेंट होते थे
उनको ज्यादा परचेज करने की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा फोटोकॉपी की जरूरत पड़ती थी लोगों को, तो वो यहीं से करा लेते थे। तो उनके पास जो प्रोडक्शन हो रही होती थी प्रिंट जो फोटोकॉपियर मशीन पे, वो ज्यादा होती थी, तो पर डे में उनको प्रॉफिट ज्यादा होता था। तो जितना मशीन चलेगी उतनी प्रोडक्शन होगी, जितनी प्रोडक्शन होगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट का यही गेम है। तो इसमें देखो ना, लेट सपोज अगर एक दिन में आप 100 यूनिट बना रहे हो और आप लेबर को दिन के दे रहे हो 100 रुपए, तो एक लेबर की कॉस्ट क्या है, 1 रुपए। अगर आप दिन में 200 यूनिट बनाना शुरू कर दो, मतलब कंटिन्यूटी बढ़ा दो, और लेबर को 100 रुपए दे रहे हो, तो एक लेबर के कितने हो गए कॉस्ट, 0.5, तो आपको लेबर कॉस्ट बच गई। तो कंटिन्यूटी में फायदा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर बिजनेस को फायदा होता है। ये कौन इंश्योर करता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हाँ समझ आई। अब ये जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए ना, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब क्या है, डिटेल में। प्रोडक्शन प्लानिंग में आपके पास कुछ पॉइंट लिखे थे, जैसे कि फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होंगे, सही है, रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लान करना है कि आपने अपने फेजेस बना लेने हैं, प्लानिंग के फेजेस बना लेने हैं। सर ड्यूरेशन के हिसाब से तो हमें 3 फेजेस पता है, कौन कौन से, ड्यूरेशन के हिसाब से, चैप्टर नंबर 1, ड्यूरेशन के हिसाब से 3 फेजेस होते हैं। हाँ, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल, सही है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फेज जो होता है वो 3 साल से ज्यादा, ऑपरेशनल 1 साल से कम, और टैक्टिकल 1 से 3 साल। अच्छा, स्ट्रेटेजिक जो आपके पास प्लानिंग होती है ना, सही है, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सही है। उसके अलावा वेयर टू प्रोड्यूस और हाउ मैनी टू प्रोड्यूस, 3 चीजें आ जाएंगी, सही है। क्वांटिटी क्या होगी, सही है, प्रोडक्ट क्या होगा, और लोकेशन क्या होगी। एंड इट मेक सेंस। जैसे आपने एक दफा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो यू डोंट गो बैक और डिसाइड किया मुझे चेंज करना है, आपने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप साइड बाय साइड दूसरा लॉन्च कर दो, पुराने वाले प्रोडक्ट को आप बंद नहीं करते हो। अक्सर हमने देखा है भाई, आपके पास लेट्स सपोज जो बचपन से स्लैंटी आ रहे थे, वो आ रहे थे ब्लू ग्रीन और रेड, सही है। कभी उन्होंने ऑरेंज भी निकाले, कभी उन्होंने येलो भी निकाले, सही, कभी उन्होंने पर्पल भी निकाले, हाँ, बेंटन वाले भी निकाले, सही है। लेकिन जो है वो पुराने वाले कभी भी बंद नहीं किए, सही है। एनोटेशन ऑन है क्या, नहीं ऑफ, हाँ, बचत हो गई, सही है। तो उन्होंने क्या किया कि कभी भी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको जो है खत्म नहीं किया, सही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो नए नए फ्लेवर्स निकाल रही होती है, लेकिन पुराने जो आपके पास फ्लेवर्स होते हैं, चिप्स हो बिस्किट्स हो, वो चल रहे होते हैं, सही है। जैसे कोकोमो, सही है, हाँ हाँ, लेकिन एक भी रखेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट रखेंगे, हाँ हाँ ना। तो वो जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, तो कोकोमो पहले चॉकलेट फिल्ड आते थे, फिर उसके बाद वो व्हाइट क्रीम वाले भी आ गए, और अब आपके पास जो ऑरेंज क्रीम वाले भी आ चुके हैं, और स्ट्रॉबेरी भी आ चुका है, सही है। सॉरी, लेज में बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। तो लेकिन जो ओरिजिनल वाले हैं, क्या, फ्रेंचीज, सही है, स्पाइसी और सॉल्ट, सही है। ये आपके पास 3 ऑलरेडी फेमस हुए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम होता है, लोकेशन लॉन्ग टर्म गेम होती है। अगर आपने लोकेशन को लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन किया और लोकेशन को चेंज कर दिया, तो आपको लॉन्ग टर्म में जाके एक हैफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, सही है। सर मीडियम टर्म प्लानिंग में क्या आ जाता है, मीडियम टर्म प्लानिंग में आता है रिसोर्स प्लानिंग। मीडियम टर्म में आपका रिसोर्स प्लानिंग आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मीडियम टर्म प्लानिंग डिसीजंस कवर अबाउट 2 years, दे कंसर्न लेआउट ऑफ द फैक्ट्री और वेयर एंड हाउ टू ऑब्टेन रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। यहाँ पे फैसिलिटी लेआउट की बात हो रही है, और दूसरा बात हो रही है रिसोर्सेज की। अब इसके एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप सब परचेज कर रहे होते हो, ठीक है, परचेज के कुछ रूल्स होते हैं। एक रूल ये होता है कि एक ही जगह से बार बार परचेज नहीं करना चाहिए। देखो, अगर एक बंदा आपको कस्टमर बनाना चाह रहा है ना, तो शुरू में आपको डिस्काउंट देगा, फिर 3-4 आपके विजिट्स में आपको डिस्काउंट देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर वो एक बारी में ही आपसे पूरी जितने भी डिस्काउंट दे रहा है सब कवर कर लेगा। क्यों, आप जाओगे, वो आपको बड़ी अमाउंट बताएगा, तो आप लोग यार तुम तो हमेशा कम पैसे चार्ज करते थे, बोलेगा यार मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सही है। उस वक्त आपने शायद इमोशनल हो गया कि इसने इतनी बार सस्ता बेचा है, आपने क्या किया, उसको डन कर दिया। और गलती से आपने बराबर में किसी से पूछ लिया
यार आजकल रेट क्या चल रहा था, आपको पता चलेगा वही नॉर्मल रेट चल रहे थे, तो आप बोलोगे लग गया चूना, सही है। तो, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, चूना लग चुका है, और आपको वक्त आ चुका है कि आप अपना जो वेंडर सप्लायर है उसको चेंज कर दें। सही है। तो बिजनेसेस क्या करती हैं कि एक वेंडर सप्लायर को 1 2 या मैक्सिमम 2.5 साल चलाती है। ये क्या एक टैक्टिकल डिसीजन है, 1 से 3 साल के दरमियान। फिर शॉर्ट टर्म में क्या आ जाता है कि आपके जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, यार इस हमारे महीने का टारगेट है, क्वार्टरली टारगेट है, जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो कहता है एक क्वार्टर, एक बल्कि एक उसका सेमी एनुअली था, सही। तो वो 1 साल के अंदर अचीव हो जाना था। तो आपके स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लानिंग फेजेस समझ आ गया, सही है। इसके बाद आ रहा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। 3 प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन होती है जिसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली बन रहे होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम, सही है। इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती है, सही है, शेल्फ जो आपके पास फ्रिज में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स रखी है ना, अगर वो ब्लैक कलर की है वो तमाम एक जैसी होंगी, अगर सेम सेम कंपनी की है, सही है। व्हाइट वाली तमाम एक जैसी होगी। मैंने बड़े इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, वो क्या होते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, ऐसे लाइट पे रखते हैं, बोलते हैं तो ये तो हल्के कलर की है तो ये फेक है, उसको वापस रख देते हैं, सही है। कुछ साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं ना, अरे ये डार्क है ये रख लेते, दोनों सेम कलर की लग रही होती है, सही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे के लोग होते हैं जैसे ये करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि फ्रिज में रखी होती है आइडेंटिकल होती है। हाँ, यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो, पाकिस्तान में 2 नंबरी होती है तो खोल के उसको रिफिल किया जा सकता है, लेकिन अगर बाय नेचर देखा जाए तो वो आपके पास आइडेंटिकल होती है। एक और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, सही है, शेल्फ पे ब्रेड रखी हुई होती है, आते हैं दबा के चेक करते हैं कि फ्रेश है या नहीं है, सही है। अरे भाई वो तो उनकी शेल्फ लाइफ इतनी होती है कि उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ये जो भी आपके पास ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के, या जो आपके पास जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कन्फेक्शनरी, ये रिप्लेस हो जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ खत्म हुई तो वो कंपनी ले जाती है और नए वाला आपको रिप्लेस करके दे देती है। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसा हो रहा होता है। हाँ, डिपेंड करता है ना, अक्सर क्या करते हैं उसको और किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं और कुछ बना लेते हैं, क्योंकि क्योंकि जो जो प्रोडक्ट होता है ना, अगर आपने उसकी लाइफ बढ़ानी ना, उसको ड्राई कर दो, सही। तो ड्राई करने के बाद जैसे लेट सपोज अगर एक चीज है ना उसकी शेल्फ लाइफ है लेट सपोज 5 दिन, आपने उसको ड्राई कर दिया ना, तो 5 दिन तो छोड़ो 500 दिन चल जाती है। ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है सिग्निफिकेंटली। आपको पता है कि आप लोगों ने कभी वो देखा है, एक पैकेट होता है जिसके अंदर वो होता है सर्वाइवल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं सर्वाइवर्स के लिए, देखिए कभी टिन के पैकेट्स में होते हैं, सही है। और वो इस तरीके से होते हैं, जब वो पैकेट खोलोगे ना तो बिल्कुल वो उसने वॉल टू वॉल कवर किया होता है प्रोडक्ट ने अपने आप को। क्यों? क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन होता है वहां पे डीकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की गुंजाइश नहीं होती है। और दूसरा, जब आप उस प्रोडक्ट को निकालोगे वो ड्राइड होगा, सही है। आपने उसको खाना होगा ना, आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको रिहाइड्रेट करोगे फिर आप उसको खा पाओगे, वो इतना ड्राई होता है। आपको पता है वो प्रोडक्ट कितना कितना साल चलता है? 50 50 60 60 70 70 साल चलता है। हाँ हाँ, फिर तो फौरन खराब हो जाएगा, डिके कर जाएगा, सही है। लेकिन अगर लेट सपोज वो पैक्ड है तो आपके पास सालों साल चल रहा होता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोग अपने घरों में वो पैकेट्स रखते हैं कि उनको यकीन है कि कभी ना कभी कोई तबाही आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम कहीं धस वस जाएंगे तो वो क्या टिन के पैकेट खोल खोल के खा के गुजारा कर लेंगे, सही है। हाँ हाँ, नेवी में इस्तेमाल होता है, आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जंग वगैरह हो रही होती है वहां पे ये प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल क्या हो सकती है? देखो, ओवर द काउंटर जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके मेडिसिन हो गई, सही है, कि आपके पास लेट सपोज अगर पेनाडोल मिल रही है तो वो आइडेंटिकल है, वो हर जगह पेनाडोल एक जैसी होगी, सही है। इसलिए ऑगमेंटिन मिल रही है तो हर जगह आपको एक जैसी मिलेगी। इसी तरीके से आपको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है एक जैसी मिलेगी। होम अप्लायंसेस, सही है, कि ये वाला फैन इसके जैसा ही भले आवाज कर रहा है वो अभी कर रहा है, अदरवाइज दोनों आइडेंटिकल है, सही है। तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट में देखो आपको लिखा है कैंड गुड्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, और यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवाई है, सही है। फिर लिखा हुआ है हाउस होल्ड अप्लायंसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा। डन, बात समझ आ गई है? आगे बढ़ जाना है। मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि मास कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन के लिए
मास प्रोडक्शन वाली टेक्निक इस्तेमाल करती है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। उसके बाद क्या करेगी, वो कस्टमाइज करेगी। एक हद तक यहाँ पे आपके पास प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके बाद कस्टमाइजेशन पे चले जाता है। इस पे एग्जांपल आप ले सकते हो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, डेल का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें जो भी मॉडल नंबर है वो क्या करेगी, आपको एक लैपटॉप बना के दे देगी। उसमें एक स्टैंडर्ड रैम लगा दी जाएगी, एक स्टैंडर्ड उसमें जो है वो रैम लगा दी जाएगी, एक स्टैंडर्ड उसमें हार्ड ड्राइव लगा दी जाएगी, और बाकी स्पेसिफिकेशन अंदर बिल्ट इन होगी। जैसे उसका जो प्रोसेसर है, उसका जनरेशन है, उसका जो उसकी जो स्पीड है, सही है, क्लॉक स्पीड वगैरह है, वो सब बिल्ट इन होगी। फिर आप जाते हो, आप कहते हो मुझे फला मॉडल का लैपटॉप दे दो, तो वो बोलेगा ठीक है। आप बोलोगे यार इसमें रैम जो है ना, वो आपने क्या करनी है, 16 GB रखनी, तो बाय डिफॉल्ट उसमें 8 GB लगी होगी, वो क्या करेगा, उसको 16 कर देगा। आप बोलोगे इसमें यार मुझे ना SSD चाहिए 256 की, उसमें लेट सपोज बाय डिफॉल्ट 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी होगी, वो हटा के उसमें SSD लगा देगा। तो लैपटॉप बना हुआ था मास प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे लैपटॉप एक जैसे बने थे, आइडेंटिकल थे, लेकिन किसी ने उसमें कुछ चेंजेस कराए, किसी ने उसमें कुछ चेंजेस कराई, तो ये क्या हो गया, मास कस्टमाइजेशन हो गया। मास कस्टमाइजेशन के एक और एग्जाम्पल, ये जो आपके पास फर्नीचर इंडस्ट्री है ना, जो फर्नीचर बना रही होती है, सही है, ये फर्नीचर्स के जो बेसिक स्केलेटन होते हैं ना, वो एक ही जगह से बन रहे होते हैं, सही है, बन गए। उसके बाद ये जो आपके पास नर्सरी फर्नीचर मार्केट है, या कौन सी एक और है, ए से नाम आता है, एक और है पता नहीं, आलमगीर फर्नीचर है या पता नहीं कौन सा है, और एक आपके पास जो है वो दो तीन और फर्नीचर मार्केट्स मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे लेट सपोज आपकी इंशाल्लाह शादी होगी, फिर आप फर्नीचर देखने जाओगे, फिर जब फर्नीचर देखने जाओगे तो आपको फर्नीचर समझ जाएगा, वो फर्नीचर समझ आएगा, आप बोलोगे कि यार देखो इसमें ना मुझे क्या चाहिए, इसमें, अरे भाई सुन लो, इसमें ना लेट सपोज जो डिजाइनिंग में कपड़ा लगा हुआ है ना, मुझे तो चाहिए वेलवेट का कपड़ा, सही है, आप उसमें कपड़ा चेंज करा दोगे। आप इसमें बोलोगे कि यार मुझे तो इसमें जो मैट्रेस चाहिए वो इस किस्म का चाहिए, मुझे इसमें जो कलर है वो इस तरीके का चाहिए, मुझे जो इसमें लकड़ी इस वाली क्वालिटी की चाहिए। तो वो क्या होगा, वो कस्टमाइजेशन होगा। बेसिक स्केलेटन आपको सेम मिलेगा, उसके ऊपर जो आप चीजें ऐड ऑन कराओगे वो मास कस्टमाइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई है, सही है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है ये मोबाइल फोन की एग्जांपल। हाँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मोबाइल फोन में क्या होता है कि एक मोबाइल फोन बना बिल्कुल सेम, उस पे बना प्रोडक्शन पे आइडेंटिकल, बिल्कुल एंड में जाके ना उसको तोड़ दिया इनटू मल्टीपल, जैसे कि नॉर्मल मोबाइल, प्रो, प्रो मैक्स, सही है। तो ये क्या कर रहा होता है कि वहां पे जाके उसको कस्टमाइज कर देता है गाड़ी में। पहले सपोज आपके पास गाड़ी बनी, उसके बाद में इसमें लिखा था VLX और VXR और पता नहीं क्या, VLI, ये सब जो होता है, ये क्या होता है, ये आपके पास कस्टमाइजेशन होती है। क्या फर्क क्या होता है इनमें वैसे, वो ऑटोमेटिक, मैनुअल, पावर स्टीयरिंग, पावर, ये सब का फर्क होता है ना। हाँ, स्पेक्स का थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी बेसिक स्केलेटन तो सेम होता है। और मुझे तो लिटरली जो पाकिस्तानी में उतना फर्क भी समझ नहीं आता, सारी सेम ही लगती है, सही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन वो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें आप स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करते हो, सही है। एक तुमने जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, हार्ली डेविडसन। हार्ली डेविडसन स्टैंडर्डाइज्ड बाइक्स नहीं बना रही होती है, व्हीकल्स नहीं बना रही होती है, टू व्हीलर्स नहीं बना रही होती है, बल्कि आप क्या करते हो, उनको स्क्रैच से बताते हो कि मुझे इस किस्म की बाइक बनवानी है। उनके पास अपने जो है वो वेबसाइट्स हैं, उनके पास अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, अपनी एप्स हैं, जिसमें आप क्या करते हो कि कस्टमाइज बाइक का ऑर्डर दे देते हो। फिर वो क्या करते हैं, अपनी वर्कशॉप पे वो बाइक स्क्रैच से बना रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। बस एंड कर रहा हूँ, इसके बाद मॉक है, ठीक है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, हार्ली डेविडसन की एग्जांपल आ जाती है। एक और एग्जांपल है कस्टमाइजेशन की, सुनिएगा, कस्टमाइजेशन की एग्जांपल सुन लो, पहले सुन लो, इसके बाद डिस्कस कर लेना मॉक। क्या सबवे का सैंडविच हो जाएगी एग्जांपल। चलो भाई, ये मेरे माइंड में एग्जांपल ली थी, सुन लो, सही है। सबवे का जो सैंडविच होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास बिल्कुल स्क्रैच से चीजें बन रही होती है, आप चाहो तो बन अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लो,
चीज अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लो, वेजीज अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर लो, सही है। आपके पास जो चिकन या मीट होता है या बीफ होता है वो अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सॉसेस अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर लो, फिर आपने उसको ग्रिल करवाना है, आपने उसको ग्रिल नहीं करवाना, ये भी आपकी, बेक करवाना है बेक नहीं करवाना आपकी मर्जी होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल होती है, वो होती है आपके पास प्रिंट शॉप की। एक प्रिंटर रखा हुआ है, उस प्रिंटर का काम क्या है, प्रोडक्शन करना, सही है। लेट्स सपोज एक बंदा गया, उसने बोला यार कि मुझे ना मेरा सीएनआई से प्रिंट निकाल दो, सही है। तो जब सीएनआई से प्रिंट निकालेंगे तो आपके पास A4 साइज का पूरा पेपर होता है, वो तो जाया हो जाएगा, सही है। और आपको बैक एंड फोर्थ प्रिंट चाहिए, तो आगे पीछे दोनों सेम साइड पे, सही है। तो अभी के प्रिंटर इतने पावरफुल हैं कि उनको छोटा पेपर जो कि सीएनआईसी के साइड का उसका होता है, तो आप क्या करते हो कि सीएनआईसी को जैसे ही स्कैन करोगे फोटोकॉपियर से, तो फ्रंट बैक स्कैन हो जाएगा। और छोटे पीस ऑफ पेपर में क्या होगा कि अंदर ही वो पहले फ्रंट प्रिंट करेगा, फिर अंदर ही वो बैक प्रिंट करके आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। आपने सीएनआईसी प्रिंट करवाया, आप चले गए, दूसरा बंदा आया, उसने बोला यार कि मेरे पेपर होने वाले हैं, तुम एक काम करो मुझे फर्रे प्रिंट कर दो, सही है। तो वो क्या करेगा, माइक्रो कॉपी निकलवाएगा। तो A4 साइज में उसकी जो पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे वो प्रिंट होकर आएंगे, और फिर क्या करेगा, उसको काट पीट के वो अपने नोट्स बना लेगा, सही है। इसके बाद एक और बंदा आएगा, वो बोलेगा यार कि तुम्हारे भाई ने कोर्स कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो बोलेगा कि इसको जनक कलर प्रिंट निकाल के दो, और मुझे आर्ट कार्ड पे पेपर प्रिंट निकाल के दो। तो आर्ट कार्ड जो है ना, एक ग्लॉसी पेपर होता है, गत्ता होता है, सही है, और वो थोड़ा थिक होता है। तो आपने क्या क्या बोला है, एक बंदा है उसने बोला कि हमारे तो इवेंट हो रहा है तो मुझे पोस्टर चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको A3 साइज पे एक्सपेंड कर देगा, A3 का पेपर लगाएगा और आपको प्रिंट निकाल के दे देगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकल रहा है, कलर प्रिंट निकल रहा है, A4 साइज पर प्रिंट निकल रहा है, A5 साइज पर प्रिंट निकल रहा है, शनाख्ती कार्ड का प्रिंट निकल रहा है। ये क्या हो रही है, कस्टमाइजेशन। जैसे जैसे कस्टमर को जो जो काम चाहिए वैसे वैसे वो काम प्रिंटर निकाल के दे रहा है, और ये काम स्क्रैच से हो रहा है। ये जो प्रिंटिंग की एग्जांपल है ना, ये किसमें आएगी, कस्टमाइजेशन में आएगी, सही है। कस्टमाइजेशन का एक और नाम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं जॉब शॉप। क्या कहते हैं, जॉब शॉप। जब जॉब आएगी, जब काम आएगा तब शॉप चलेगी, जब तब शॉप खुलेगी, अदरवाइज नो जॉब नो शॉप, ठीक है। डन, बात समझ आ गई। आज पढ़ाते हुए हिम्मत नहीं हो रही मेरी, अल्लाह ना करे तुमने तो पक्का कर दिया, पहले तो मुझे टेस्ट तो करवाने दो, सही है। हाँ पहले पहले देखूंगा अगर सिम्टम रहते तो कर, पैसे कौन जाया करेगा भाई। हाँ पहले देखूंगा कि अगर अल्लाह ना करे सिम्टम्स एलिवेट हो जाते तो फिर कराना पड़ेगा, नहीं होते तो फिर, अगर अल्लाह ना करे ज्यादा ही एलिवेट हो जाते तो फिर करवाऊंगा नहीं, फिर तो है ही ना, फिर क्यों पैसे जाया करना। सीधा सीधा ट्रीटमेंट पे आएंगे और क्या, सही है। उसमें मैंने नेट पे पढ़ लिया, पानी ज्यादा पियो, सही है। फर्रे बनाओ, अरे तो ये तो इंडिया वाले होते ना फर्रे, फर्रे होते ना हम तो इंडिया वाले नहीं, वो फर्रे। मेरे कजन था, उस बेचारे का ना फटा हुआ था, सही है। तो वो बेचारा बोलता मैं फंस गया, सही है। हाँ तो वो बस एक पीएच वाले से फिजिक्स सही बोलता था, वो नहीं जैसे कुछ लोग होते हैं फ को फ कर देते हैं, सही है, फोन आया है, तो वो बोल इंग्लिश वाला रहे होते हैं लेकिन उर्दू में बोल रहे होते हैं, तो कुछ अजीब सा हो जाता है, फोन आया है, सही है। और और मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो ये कुछ है, माजरत मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं अपना मजाक उड़ा रहा हूँ, कहना पड़ता है, सही है। चकबार, सही है। तो हाँ, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं इससे पहले कि मेरी बेइज्जती हो। टाइमिंग्स, ठीक है। देखो प्रोडक्शन को आप दो तरीके से लेके चल सकते हो, ये इन्वेंट्री वाली बात है, सही है। आप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन भी कर सकते हो या प्रोडक्शन को पॉज भी कर सकते हो, सही है। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल होगी मास प्रोडक्शन की, कि यहाँ पे एक एक फैक्ट्री के अंदर एक एक मशीन पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना चल रही होती है, क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रही होती है, तो उनको मसला नहीं होता। अगर वो रुकेगी सिर्फ एक वजह से कि अगर उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करना है या फिर वो खराब हो गई है, सही है, अदरवाइज वो रुकेगी नहीं, सही है। और दूसरा इंटरमिटेंट प्रोसेस, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, बीच बीच में, इंटरमीडिएट का मतलब होता है गैप्स, सही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब ये कह सकते हो परपेचुअल प्रोसेस और पीरियोडिक प्रोसेस, सही है, बात समझ आ गई।
लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लोकेशन के पॉइंट्स पढ़ लो तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह। क्या खत्म कर दूं? हाँ, कस्टमाइजेशन में क्या क्या वो मास कस्टमाइजेशन में आएगा, उसके अंदर मिक्स करते हैं तो खुद से बनाते हैं तो कस्टमाइजेशन। तो वही तो कहना, अगर खुद से बनाते हैं, शुरू से पूरा बनाते हैं तो कस्टमाइजेशन, तो वो मास कस्टमाइजेशन ना बिल्कुल। पढ़ा ये तुम लोगों ने, बातें करना शुरू हो गए, पढ़ो। पढ़ लिया क्या? पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है? अरे मतलब हाँ, वहां पे लोकेशन होनी चाहिए। दूसरे पढ़ने के लिए लिखा हुआ है क्या? जहाँ पे आपकी फिनिश गुड्स की मार्केट नजदीक हो। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, जैसे कि लांडी, औरंगी, औरंगी साइट एरिया, ताकि यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट डिस्काउंट वगैरह देती है टैक्स वगैरह में और रिबेट वगैरह आपको मिल जाए। क्या करूं, आगे चलूं या काफी है? मैं बीमार हूं, तुम लोग थोड़ी हो। चलो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर 30% हुआ है, उसका मतलब है इसको कंप्लीट होने में 2 क्लासेस और चाहिए, और चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट होने के लिए 3 क्लासेस और चाहिए। तो टोटल तुम्हारे पास 5 क्लासेस रह जाएंगी। उसके बाद हम अपने एपीक्यूज पे आ जाएंगे। तो एपीक्यूज तो हम लोग अपनी मर्जी से खुद ही जो है ना, मैं इनको बोलूंगा शेड्यूल में 1 घंटे की क्लास लगा दिया करे, कहीं पे भी बीच में तुम लोगों को नहीं फार घूमना पड़ता है। तुम्हें बोलते हैं कि यार मॉक कर लो, तो वो तुम लोगों को मॉक नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा बेहतर है कि हम लोग एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें, ठीक है? चले, देखो वो कितना अच्छा बच्चा है, देखो उसका मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग। वो कह रहे हैं चैप्टर खत्म करते हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं हो सकता। हाँ चलो क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है? ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।